फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अतिया। आज का मेरा टॉपिक रहेगा हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। देखिए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो बना चुकी हुई हूँ, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आज मैं थोड़ी सी आपके साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में कि इसके बारे में हमें और क्या ऐसी डिटेल्स है जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो उसमें मेरा ये डिस्कशंस रहेगा कि इस बॉडी में हमारे इन्फेक्शंस होती कैसे हैं, तो कितने % चांसेस होते हैं कि रिकवरी होने के, कि जिससे कि हम हेपेटाइटिस बी वायरस से बच सकते हैं, और लीवर कैंसर होने के कितने % चांसेस है जो कि हमारी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है हेपेटाइटिस बी के कारण। देखिए, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये लिंक किसके साथ है? ऑर्गन, हमारा एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि लीवर है, और लीवर ही हमारा बॉडी का एक ऐसा कमांडर है जो कि पूरी बॉडी को हमें कंट्रोल करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्यूरेट करता है, हमारी बॉडी के इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ों को एक्यूरेट फॉर्म में लेकर आता है। अगर लीवर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारी बॉडी का सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हमारा सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब हो गया, तो हमारी डेली की रूटीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम अपने पॉइंट पे आए हेपेटाइटिस बी के वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस बी का वायरस बेसिकली है कि लीवर में एक इन्फेक्शन का हो जाना, यानी कि लीवर में किसी भी कारण से इन्फेक्शन होना, वो जो कॉजेज है वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगी। तो जो बेसिकली हेपेटाइटिस बी का वायरस है, लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण ही हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम आती है। और जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होता है? वाया ब्लड। ये ब्लड बोर्न डिजीज है, यानी कि ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बहुत सारे रीजंस है। यानी कि अगर आप कोई हेल्दी पर्सन हो, आपके अराउंड कोई भी हेपेटाइटिस बी वायरस का कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो अगर उसको हेपेटाइटिस बी का वायरस है, अगर वो उसका ब्लड, यानी कि अगर आपको ब्लड की जरूरत है, आपको ब्लड एज अ डोनर हो, आपको कोई ब्लड चाहिए, तो अगर हेपेटाइटिस बी वायरस का जो पर्सन है अगर वो आपको ब्लड देता है तो आपकी बॉडी में भी हेपेटाइटिस बी का वायरस हो सकता है। सेकेंड, अगर आप किसी भी तरह से कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो सेम रिलेशंस में ऑपोजिट जेंडर में अगर रिलेशंस भी क्रिएट करते हैं तो उसके दौरान भी आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी का वायरस एंटर हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लड बोर्न डिजीज है। अब जो वाया रिलेशंस में इसमें क्या कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी होते हैं, उसमें भी ये वायरस हमारी बॉडी में होता है, तो वाया फ्लूइड भी ये एक्सचेंज होने से भी हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस बी का वायरस एंटर हो जाता है, जिससे कि हमारी लीवर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सेकेंड, अगर आप किसी भी तरह का आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी का वायरस है, अब कैसे नहीं होता, तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई व्यक्ति है जो कि खाना पीना अपना आपका सेम फैमिली मेंबर है, अगर उसका आप जूठा खाना भी खाते हैं तो उसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? नहीं होता। इवन उसके कपड़े भी अगर आप एक्सचेंज करके पहनते हो तो भी नहीं होता, हाथ मिलाने से नहीं होता, गले मिलने से नहीं होता। ये वाया ब्लड बोर्न डिजीज और हमारी बॉडी के कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि बॉडी टू बॉडी जब ट्रांसफर होते हैं तभी हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस एंटर होता है। और इवन जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है, अगर आप किसी हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, किसी प्राइवेट क्लिनिक्स पे जा रहे हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती है जो कि बाय मिस्टेकली नीडल प्रिक हो जाती है। अगर वही नीडल हेपेटाइटिस बी वायरस के पेशेंट्स को प्रिक हुई तो वही हेल्थी पर्सन्स को अगर प्रिक होती तो वो हेल्थी पर्सन्स में भी हेपेटाइटिस बी का वायरस एंटर हो जाता है। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है लेकर चले कि बहुत डेंजरस कंडीशंस है, अगर हम लेके चले नहीं है तो नहीं भी है, तो वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के सिस्टमैटिकली कि हमारी बॉडी के जो सिम्टम्स है वो असिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिकली है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हेपेटाइटिस बी का जो कि मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया कि हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो लीवर को ही बेसिकली अफेक्ट करता है। और इसका जो वायरस होता है अगर आपकी बॉडी में एंटर हो गया तो इसके जो सिम्टम्स आपको इंस्टेंट नहीं पता चलते। आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स आपकी बॉडी में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो मैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे जो हेपेटाइटिस है वो 5 टाइप्स का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस टी एंड हेपेटाइटिस ई। और जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है यही हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस क्रिएट कर देता है जो कि हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि जॉन्डिस हो गया, एनीमिया हो गया, या उसका ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव होने के कारण तो हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये बहुत अगर इनिशियल स्टेजेस है अगर आपकी जॉन्डिस में, तो ये जरूरी नहीं कि आपको हेपेटाइटिस बी का वायरस आपकी बॉडी में आ जाए। हेपेटाइटिस जॉन्डिस के कारण भी होता है, बट वो बेसिकली हेपेटाइटिस ई होता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशंस पे जब पहुंच जाए जॉन्डिस, तब ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
और कुछ टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि हम बार बार यही बात करते हैं कि आयुर्वेदा में कि हमारी बॉडी की जो 8वीं धातु है ओज, यानी कि इम्यूनिटी। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी वायरस अगर एंटर करता है, जो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज सीक्रेट होते हैं, तो जो बॉडी का जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो उसके साथ फाइट करके उस वायरस को वहीं पे खत्म कर देता है। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे कोरोना वायरस भी बहुत ज्यादा मार्केट में इस तरह से स्प्रेड हो चुका हुआ है। मेरा पॉइंट यही है कहने का कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो किसी भी तरह का कोई भी वायरस हो, अगर वो आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज अच्छे से सिक्रीट हो रहे तो वो वायरस को वहीं पे खत्म कर देता है, तो आपकी बॉडी में वायरस एंटर होने की कंडीशंस पैदा नहीं करता। तो सेम कंडीशन हमारे हेपेटाइटिस में भी है, हेपेटाइटिस बी वायरस में। अगर आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज अच्छे वे से सिक्रीट हो रहे तो वो हेपेटाइटिस बी के वायरस को वहीं पे खत्म कर देता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पुअर है तो वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, और एंटर होने के बाद वो इंस्टेंट आपको सिम्टम्स नहीं अपेयर करेंगे। सिम्टम्स कब अपेयर होंगे? 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद। और जब 6 से 7 महीने के बाद भी वो सिम्टम्स जब अपेयर होते हैं तो अब हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो वही कंडीशंस हमारे लिए काफ़ी क्रॉनिक हो जाती है। यहाँ तक कि लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, और लीवर यानी कि साइरोसिस भी हो सकता है। अब साइरोसिस क्या है कि हमारा जो लीवर का साइज है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। लीवर साइरोसिस के बारे में मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हुई है और बहुत डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है, तो वो भी आप अपना प्रॉपर उसको विजिट करके चेक कर सकते हो। तो अभी हम बात करें हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में कि अगर हमारी क्रॉनिक कंडीशंस पे पहुंच जाती है तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है। अगर हम बात करेंगे कि 90% जो बच्चे होते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस अगर आ जाता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद तो वो एकदम से अपने सिम्टम्स अपेयर करता है। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी के जो वाइटल्स होते हैं, जो हमारे लोग इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो वो सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो उस टाइम पे हमें सिम्टम्स बेसिकली मिलते क्या क्या है? देखिए, सिम्टम्स में पेशेंट्स को फीवर भी हो सकता है, मैलेज यानी कि थकावट भी हो सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, वेट लॉस वजन में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, भूख नहीं लगती, और भी कई तरह के इस तरह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कंडीशंस पे अगर हमें हेपेटाइटिस बी के वायरस अगर मिल रहे तो हमें ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस है जो कि हमें करवानी चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस का हम लोग चेक करवाते हैं। अब हेपेटाइटिस बी वायरस अगर हमें चेक करवाते हैं तो हमें रिपोर्ट्स कैसे देखनी चाहिए? ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जनरल पब्लिक है उसके लिए स्पेशली है कि जो हम रिपोर्ट्स अगर हमें देखनी तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम हेपेटाइटिस बी वायरस हमें है कि नहीं है। देखिए, जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं। उसका सरफेस पार्ट होता है, एनवेलप पार्ट होता है और कोर पार्ट होता है। अब आपका जो हेपेटाइटिस बी वायरस आप चेक करवा रहे तो जो आपका वायरस है वो किस पार्ट पे ज़्यादा है, सरफेस पे है, एनवेलप पे है या कोर पे है, वो आपको रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा। कि आजकल बच्चों को हम लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगाते हैं, और ये जो वैक्सीनेशन है ये ऑलमोस्ट 2000 से ही स्टार्ट हुई है। तो पहले टाइम पे ये वैक्सीनेशंस नहीं होती थी। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती थी कि बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी वायरस आ जाता तो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज उसके साथ फाइट करते थे और उसको वहीं पे खत्म कर देते थे। बट आज के टाइम पे इम्यूनिटी कम होने के कारण हमें कई तरह की वैक्सीनेशन अपनी बॉडी को देनी पड़ती हैं आर्टिफिशियली। और जो हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन देते हैं वो बेसिकली हम लोग सरफेस पार्ट पे देते हैं। और सरफेस पार्ट जो होते हैं, अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो सरफेस तक पहुंचता है। तो अगर हमारी बॉडी में अगर सरफेस पार्ट तो नेगेटिव आएगा जब हम टेस्ट करवाएंगे वैक्सीनेशन के बाद। और वैक्सीनेशन 6 महीने पहले भी लग सकती है या 10 साल पहले लगाई होती है। तो आजकल तो 50 साल के बीच में भी आप हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन लगा सकते हो। तो टेस्ट की बात हो रही थी कि हमें टेस्ट देखना कैसे। अगर आपने वैक्सीनेशन ली हुई है तो जो आप अपना टेस्ट करवाएंगे तो हेपेटाइटिस बी सरफेस यानी कि सरफेस पार्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव क्या आएगा? एंटी हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन। तो उस पार्ट पे हमें क्लियर हो जाएगा कि आपके सरफेस पार्ट पे हेपेटाइटिस बी का वायरस एंटर हो चुका हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हमें उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशंस पे आपका एनवेलप जो पार्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, कोर पार्ट है वो नेगेटिव आएगा। और इसी कंडीशंस को और ज़्यादा हमें इवैल्यूएशन जानने के लिए हमें हेपेटाइटिस बी का डीएनए वायरल लोड टेस्ट करवाना पड़ता है। तो डीएनए वायरल लोड में आपकी जो रेशियो है वो हम ये चेक करते हैं कि जैसे 1 ml ब्लड हमने लिया उसमें हमारी बॉडी में जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो कितना का रेस्ट कर चुका हुआ है, कि यानी कि 1 ml में 10,000 वायरस है या 20,000 वायरस है। तो वो चीज़ें हमें देखनी होती है।
तो 10,000, 20,000, 1 लाख तक भी आपका वायरस बॉडी में पैदा हो सकता है। स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स में तो हेपेटाइटिस बी का जब पॉजिटिव आ भी जाता है तो पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स अपेयर नहीं होते, यानी कि वो बहुत हेल्दी फील करता है। तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस पे रखना पड़ता है और उसको कुछ एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ती है, जो कि उसकी बॉडी में से जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो आने वाले समय में उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे। और आयुर्वेदा में अगर हम लोग बात करें कि आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यस, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है हेपेटाइटिस बी का। अगर हम लोग उसको सही वे से डायग्नोज करें, सही समय पे उसको कैच करें, उसके सिम्टम्स क्या है उस चीज़ को रिलीव करें और उसकी बॉडी की इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स दे के उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें तो बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस नेगेटिव भी हो जाता है। और इस प्रोसेस को 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं और यहाँ तक कि डीएनए वायरल लोड का जो रेशियो बढ़ा हुआ उस चीज़ को भी हम कम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो उसी कंडीशंस में हमें पेशेंट्स के साथ साथ हमें लीवर के फंक्शंस भी देखने पड़ेंगे। लीवर के फंक्शंस में यानी कि उसका सीरम बिलीरुबिन, एलानिन फॉस्फेट्स यानी कि एसजीओटी का भी लेवल हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो ज़्यादा हायर स्टेज पे तो नहीं पहुंच रहे। तो ये सब चीज़ें हमें ओवरऑल सारा रूल आउट करके हमें पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। और सेकेंड्स अगर हम लोग यही चीज़ें अगर ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, हम लोग नहीं टाइमली ट्रीटमेंट ले पाते तो आने वाले टाइम पे यही लीवर का कैंसर, लीवर साइरोसिस, लीवर फेलियर, तो यहाँ तक कि लीवर को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। और आज के टाइम पे लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत ईजी टास्क नहीं है और इवन जल्दी लीवर का डोनर कोई मिलता भी नहीं है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स या आपके नियर डियर कोई भी है, अगर वो कोई भी हेपेटाइटिस बी वायरस से ग्रस्त है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप पेशेंट्स की जान को बचा सकते हैं। देखिए एलोपैथी की हम बुराई नहीं करें, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी अच्छा है बट वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि आप सिम्टोमेटिकली उसको रिलीव कर सकते हैं, बट परमानेंटली क्योर करने के लिए आपको आयुर्वेदा में ही आपको विश्वास रखना पड़ेगा और आयुर्वेदा में ही इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आपके भी किसी भी तरह से अगर आप इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू।